After a not so supple प्रयास in the above 4-meter compact SUV space with the kicks, Nissan अब ट्राई आउट कर रही है 4 मीटर से कम लेंथ वाला सेगमेंट, कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सेगमेंट है जिसे कि हम सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस भी बोलते हैं, उसमें अब ये कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की। अब बड़ा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि निसान मैग्नाइट में क्या कुछ खास है, क्या गुण है और क्या गुण हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। Kamagani Devi Sajjano, my name is Vikas Yogi, you're watching Essence Studio and here's everything that you need to know about Nissan Magnite. निसान मैग्नाइट को सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको दैट्सन की पक्का याद आएगी। Why? Well, that grill। पर इसका मतलब ये नहीं है कि व्हीकल दिखने में खराब है। 4 मीटर से कम लेंथ की क्रॉसओवर स्लैश मिनी एसयूवीज को डिजाइन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आई मस्ट एडमिट कि निसान के डिजाइनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है इसे एक वेल प्रोपोर्शन लुक देने में। डिमेंशंस के मामले में सेगमेंट की लगभग सभी कार्स के आसपास ये आपको लगेगी। दैट मींस लेंथ जस्ट 4 मीटर से कम है एट 3994 mm। हालांकि विड्थ और हाइट के मामले में सेगमेंट में सबसे कम में से है, बट ऑनेस्टली डिफरेंस इतना कम है कि अगर ये गाड़ी बाकी राइवल्स के साथ में खड़ी होगी तो लगभग बराबर लगेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है जो कि सोनेट के बराबर है। हाउएवर बूट स्पेस कुछ खास बड़ा नहीं है एट 336 लीटर्स। व्हाट्स नाइस दो कि आप रियर सीट्स को 60-40 रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं जिससे कि आप बूट को 690 लीटर तक बना सकते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ नाइस टच। In terms of design highlights, bi-projector headlamps, L-shaped LED DRLs, skid plate, 16-inch alloys, thick black plastic cladding, functional roof rails, roof spoiler, well-designed tail lights, though not LEDs, और dual tone finished bumper इसे एक modern look तो definitely देते हैं। वैसे ओवरऑल फिट एंड फिनिश ओकेश है, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो है इसका डोर हैंडल जो कि काफी हल्के लगते हैं, क्वालिटी में थोड़ी फ्लिम्जी फील है। तो ये तो था बाहर का मामला, टाइम टू चेक आउट इट्स कैबिन। तो इंटीरियर के बारे में आप बहुत सारे रिव्यूज में, फर्स्ट लुक वीडियोस में, वॉक अराउंड में बहुत कुछ देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसे थोड़ा क्रिस्प रखेंगे, थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, उन चीज़ों की बात करेंगे जो मुझे एक्चुअली पसंद आई है और वो चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई है। शुरुआत करते हैं उन चीज़ों से जो कि मुझे पसंद आई है। नंबर 1, फीचर लोडेड आपको इसका कैबिन लगने वाला है। मतलब जो फीचर आप एक्सपेक्ट करते हैं वो हर एक फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है, इंक्लूडिंग वायरलेस आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया जाता है, साथ में टच स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी क्रिस्प तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी टच स्क्रीन है। और देखने में ऑल्दो जब थोड़ी ज़्यादा धूप होती है तो थोड़ी शिकायत आपको होती है, थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी फ्लूइड है, वो आपको पसंद आने वाला है। एसी की परफॉर्मेंस जो है वो मुझे बहुत शानदार लगी है। ऑल्दो नवंबर का महीना है, सही टाइम नहीं है जज करने का, बट जब मैं इसे 27 पे भी रख रहा था, 26.5 पे भी रख रहा था, विद जस्ट ब्लोअर का एक पॉइंट रखा हुआ था, तब भी ठीक ठाक तरीके से कूल डाउन कर रहा था। और ऑफकोर्स उसमें नवंबर का टेम्परेचर भी थोड़ा हेल्प करता है, बट ये दिखाता है कि काफ़ी अच्छा इसका एसी काम करता है। डायल्स हालांकि जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी, वो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी है, बट एसी की परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो बहुत अच्छा है। वायरलेस आपको चार्जर भी दिया गया है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको दिया जाएगा, विच आई थिंक इज अ नाइस टच। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भरपूर हैं। 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे आपको USB चार्जर दिया गया है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है इस व्हीकल की वो ये है कि बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरलेस आप अपना फ़ोन आपको चार्ज करना हो तो वो पैड आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक काफ़ी डीप सी जगह दी गई है जो कि एक्चुअली अगेन यहाँ पे कोई सामान रखेंगे तो हिलेगा डुलेगा नहीं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 2 बड़ी बॉटल्स आप आसानी से रख सकते हैं। हालांकि आर्मरेस्ट के नीचे कोई भी जगह नहीं दी गई है जिसमें आप सामान रख पाएँ, पर बहुत सारी जगह है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है, बहुत सारे कंपार्टमेंट टाइप बने हुए हैं। दैट मीन्स आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं बोलूँगा अभी तक जो मैंने देखे हैं उनमें, बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप दरवाजे की बात करेंगे तो दरवाजे में भी बॉटल्स आप आसानी से रख सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत से लोग अप्रिशिएट करेंगे वो है कि मल्टी फंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है। हालांकि आप इसे सिर्फ अपनी
हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो वैसे काफ़ी ऊपर रहता है, उससे भी अगर आप ऊंचा करना चाहें वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत से म्यूजिक लवर्स को पसंद आने वाला है वो ये है कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। ऑडियो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और इस सेगमेंट में एक्चुअली तगड़ कंपटीशन हो रहा है, तगड़ी लड़ाई हो रही है कि हमारा म्यूजिक सिस्टम बेटर है आपसे। कोई JBL ऑफर करता है, आप नेक्सॉन का भी अगर बात करोगे तो बहुत अच्छा एक म्यूजिक सिस्टम है, बोस का आपको सोनेट में मिलता है। तो ओवरऑल एक तगड़ी लड़ाई है, जो कि अच्छी बात है, ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। एक और चीज़ जो मुझे ठीक लगी है वो है इसका ओवरऑल लेआउट, मतलब डिज़ाइन वाइज अगर आप बात करोगे तो आपको शिकायत नहीं होगी। ऑल ब्लैक रखा गया है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। हालांकि कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन से थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगे, बट मुझे एक्चुअली ये अच्छी लग रही है। कुछ जगह पे सटल तरीके से ग्लॉसी ग्रे का फिनिश दिया गया है, जैसे कि AC वेंट्स की तरफ। तो ओवरऑल डिज़ाइन मुझे कोई शिकायत नहीं लगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी लोडेड लगता है, काफ़ी कलरफुल लगता है। अब बात करते हैं जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई है, स्टार्टिंग विद द डैशबोर्ड। फिट एंड फिनिश जो है वो थोड़ी डेफिनेटली बेहतर हो सकती थी। ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी हिलता डुलता सा लगता है, मुझे थोड़ा बेहतर हो सकता था। और कुछ जगह पे आपको अननेसेसरी गैप्स भी लगेंगे, तो वो गैप्स जो होते हैं वो थोड़े फिल डेफिनेटली हो सकते थे। फिट एंड फिनिश की बात कर रहा था मैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी ऐसा लगता है कि मटेरियल थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पे हो सकता था। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR नहीं दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि जो नाइट ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी एक फीचर है, वो यहाँ पे मिसिंग है। इस सेगमेंट में और कुछ कार्स हैं जो आपको ऑफर करती हैं, तो वो डेफिनेटली दिया जा सकता था। एक चीज़, सीट्स वैसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सीट जो है वो काफ़ी पतली सी लगती है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ माल मटेरियल इसमें डाला गया है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा बेहतर हो सकता था। हालांकि साइड बॉक्सिंग सपोर्ट ठीक है, वैसी कोई शिकायत नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा ओवरऑल थोड़ी सी और प्रीमियम अपील एक तो थोड़ा मिस करती है ये, स्पेशली क्योंकि कुशनिंग उतनी थोड़ी कुछ खास नहीं है। दूसरी, मटेरियल की थोड़ी मुझे कमी लगती है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक आपको ये सीट लगने वाली है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो डेफिनेटली थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जो कि मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेहतर और अप मार्केट बना सकती थी। बाकी लाइक आई सेड, फीचर लोडेड है, स्पेस जो है वो बहुत अच्छा इन लोगों ने क्रिएट किया है। अब अगर आप रियर सीट की बात करोगे एक्सपीरियंस की, तो स्पेस वाइज मुझे कोई शिकायत यहाँ पे नहीं लगी है। अच्छा खासा आपको नी रूम मिलता है। थाई सपोर्ट मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा है, थोड़े लंबे होंगे तो हो सकता है आपको शिकायत हो। और विड्थ भी ठीक ठाक लग रही है, बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है। दैट मीन्स 2 बड़े अडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ सकते हैं। इनफैक्ट 3 भी बैठोगे तो आप थोड़ा एडजस्ट करके बैठ सकते हो, कोई शिकायत नहीं है। रेयर में आपको AC वेंट भी मिल जाता है और एक 12V पावर सॉकेट भी मिल जाता है। अब जो शिकायत है वो ये है, मतलब 2 शिकायतें मुझे है मोटी मोटी। एक तो बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट अगर फिक्स टाइप के भी दे दिया जाता तो अच्छी बात होती। हालांकि इस सेगमेंट में ज़्यादातर उसको मिस करते हैं, इनफैक्ट सारे ही मिस करते हैं, तो वो एक कोई बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, कोई भी आपको ऑफर नहीं करता है। दूसरा जो एक है कि दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है, तो कई बार अगर आपकी अच्छी खासी फिजिक हो तो आपको थोड़ी बहुत शिकायत वो वाली हो सकती है। तो ये थोड़ा सा और वाइड ओपन होता तो ज़्यादा बेहतर होता ज़्यादातर लोगों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हाईवे पे आ गए हैं। दैट मीन्स अब हम बात करेंगे असल मुद्दे की, असली चीज़ की, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में आप इतनी बार सुन चुके हैं तो हो सकता है कि आप बोर भी हो गए हैं। इस वीडियो में भी मैं ब्रीफली हमने इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि कैसी है परफॉर्मेंस में। तो क्योंकि ये एक CVT वर्जन है, आप देख सकते हैं 2 पेडल सिस्टम आपको यहाँ दिखेगा। CVT है, वैसा ही गियर लीवर आपको मिलता है। और स्टार्ट करते हैं तो P में हमने डाल दिया है गाड़ी को और स्टार्ट स्टॉप बटन आपने दबा दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं, गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। आप एक्चुअली D में रखिए इसको, वो लो रेशियोज़ में, L में रखोगे तो वो लोअर रेशियोज़ में ये रखता है, D में रखोगे तो ज़्यादा स्मूथ आपको ये लगने वाली है। अभी मतलब ओवरऑल जितनी भी देर मैंने अभी तक चलाई है उसमें मुझे जो फील हुआ है वो ये हुआ है कि गाड़ी में ऐसे सच ऐसा लगता नहीं है कि कोई पावर की कमी है, स्पेशली CVT के साथ में। मैनुअल मैंने अभी तक एक्चुअली चलाई नहीं है।
इसके साथ में ये टर्बो जो इंजन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से टैंडम में काम करता है। अब थोड़ा इंजन की बात कर लेते हैं। 1 लीटर का टर्बो आपको इस व्हीकल में मिलता है। बेसिकली निसान रेनो ग्रुप में पहले निसान ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ट्राइबर में भी आने वाला था बट अभी तक नहीं आया है। जो नेक्स्ट एक व्हीकल आ रहा है रेनो का, जिसे कि नाम दिया गया है काइगर ट्राइबर का भाई, तो उसमें 1 लीटर टर्बो आने वाला है। मतलब ये सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड दोनों गाड़ियाँ होंगी। पहले निसान ने इस बार बाजी मार ली है, यूजुअली रेनो मार लेती है हर बार। तो इस बार निसान को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो समय बताएगा। बट मैं आपको इंजन वाइज अगर बताऊं तो इंजन एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ट्राइबर हमने चलाया है और बहुत ही लथार्जिक है, बहुत ही बोरिंग ये फील होता है। स्पेशली अगर आप एक गाड़ी में 4 लोग भी बैठे हैं तो अब लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़ रही है। यहाँ पर टर्बो के होने से पावर की इंप्रूवमेंट जो हुई है वो आपको क्लियरली फील होती है कि पावर की तो डेफिनेटली कुछ खास कमी यहाँ पे नहीं आपको लग रही है। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करो तो 99 bhp के आसपास आपको इसकी पीक पावर मिलती है। पीक टॉर्क की अगर आप बात करोगे, अगर CVT ले रहे हो तो 152 न्यूटन मीटर्स आपको मिलता है। अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो 160 न्यूटन मीटर्स मिलता है। दैट मीन्स मोर देन इनफ है फॉर अ कार दैट इज सब 4 मीटर इन लेंथ एंड डजंट फील टू हैवी। मतलब ओवरऑल गाड़ी ज़्यादा हैवी लगती नहीं है और चलाने में भी काफ़ी ईज़ वाली गाड़ी लगती है। CVT के साथ में वो और ज़्यादा बेहतर ही हुआ है। तो CVT के तौर पे अगर आप बात करोगे, एंट्री लेवल CVTs जितनी भी हमने देखी उसमें से सबसे स्मूथ यूनिट्स में से ये एक आपको लगता है। अच्छी चीज़ मुझे इस व्हीकल के साथ में ये लगी है कि ईजी है बहुत ही इसे चलाना। मतलब चाहे आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे, काफ़ी लाइट फील होती है। हालांकि एक अननेसेसरी आर्टिफिशियल वेट इसे देने की कोशिश की है, जो कि ऑफकोर्स एक वो फॉर्मनेस वाली फील फेक करने की कोशिश करता है। बट ओवरऑल काफ़ी इजी है इसे चलाना, मनूवर करना बहुत इजी है। वो एक आर्टिफिशियल वेट जो है वो थोड़ा सा ऑफ लगता है और फीडबैक जो है उसके मामले में भी काफ़ी कन्फ्यूजन आपको कई बार हो जाती है। मतलब जो इनपुट आपने दिया है उसे ट्रांसफ़र होने में एक थोड़ा वक्त इसे लगता है। मतलब फीडबैक डेफिनेटली थोड़ा बेहतर हो सकता था बट एक एंट्री लेवल कार के तौर पर आप उसे डेफिनेटली माफ़ कर सकते हो कि स्टीयरिंग शहर के हिसाब से काफ़ी लाइट फील होती है। हाईवे के हिसाब से थोड़ी और फर्म होती तो मज़ा आता। हाईवे पे मैं चला रहा हूँ बट उतनी फर्म नहीं लग रही है, थोड़ा प्ले लग रहा है मुझे स्टीयरिंग में। ये देखो काफ़ी अच्छा खासा प्ले है और मैं अच्छे से घुमा रहा हूँ फिर भी गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चल रही है। हालांकि स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट रोड्स पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको ये व्हीकल देता है। अब अगर आप राइड क्वालिटी की बात करो तो राइड क्वालिटी में एज सच कोई दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। ऑल्दो मैंने बहुत ही कम समय के लिए इस गाड़ी को चलाया है, बहुत ही कम समय के लिए हमें ये गाड़ी मिली है एक्चुअली, तो एक्सटेंसिवली उसके बारे में बात नहीं की जा सकती है। बट ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से राइड क्वालिटी मुझे इस गाड़ी की ठीक लगी है, जो कि एक्चुअली यूजुअली निसान में कोई दिक्कत होती भी नहीं है। तो आई एम होपिंग कि इस व्हीकल के साथ में भी राइड क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म वाइज अगर आप बात करोगे तो प्लेटफॉर्म काफ़ी सॉर्टेड सा है। यूजुअली सारे प्लेटफॉर्म्स निसान रेनो ग्रुप के जितने भी होते हैं वो काफ़ी सॉर्टेड होते हैं और राइड क्वालिटी अच्छी ऑफर करते हैं। हालांकि एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि रोड नॉइज़, टायर नॉइज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको अंदर सुनाई देती रहती है, तो इंसुलेशन डेफिनेटली बेहतर हो सकता था। बट लाइक आई सेड, जिस प्राइस रेंज में ये आने वाली है उस प्राइस रेंज के हिसाब से आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए। अगर आप ब्रेकिंग की बात करो तो ब्रेकिंग जो है वो ओके-इश मैं बोलूँगा, काफ़ी प्रोग्रेसिव टाइप रखने की कोशिश की है। बाइट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अच्छा खासा बाइट नहीं है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आप ट्रिपल डिजिट स्पीड कर रहे हैं या हाई स्पीड आप कर रहे हैं और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़े तो उस वक्त आपको प्लानिंग जो है वो थोड़ी पहले से करनी पड़ती है। वो एक चीज़ मुझे इसमें लगी है, तो बाइट थोड़ा डेफिनेटली बेहतर हो सकता था, उसकी यहाँ पे कमी है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है कि ऑलराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाईवे पे मैं चला रहा हूँ, काफ़ी ऊपर वैसे सीट है, आप उसे अपने हाइट के हिसाब से और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो और विजिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो बड़े बड़े ग्लासेस हैं, बड़ा ठीक ठाक बड़ा ORVM है, बहुत बड़ा तो नहीं बट ठीक ठाक बड़ा ORVM आपको मिलता है, जो कि विजिबिलिटी वाइज कोई शिकायत मुझे नहीं लगी है। हालांकि ये जो IRVM है वो थोड़ा छोटा मुझे लगा है और पीछे से जो विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली बेहतर हो सकती थी। काफ़ी कुछ इंट्रूड होता है, वो थोड़ा बड़ा ग्लास एरिया होता तो मज़ा आता। बट फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में आपको विजिबिलिटी ओवरऑल अच्छी मिलती है, अच्छा रोड व्यू मिलता है और बहुत सारे लोगों को वो बोनट का एंड देखने का शौक है, बोनट दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है वो चाहिए
होता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोई शिकायत नहीं है और आप सीट के हिसाब से और एडजस्ट करके उसको और थोड़ा बेहतर ही बना सकते हैं, तो उस लिहाज से डेफिनेटली कोई परेशानी नहीं है। तो हाँ भैया, हमने फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज की बात नहीं की है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, स्पेशली इस सेगमेंट में तो है ही है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो क्लेम है वो ये है कि 17 kmpl से ज़्यादा ये फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है CVT वर्जन जो इसका है, जो मैं भी चला रहा हूँ। मैनुअल वर्जन में अभी नहीं चला रहा हूँ, मैनुअल वर्जन का क्लेम है कि 20 kmpl है, बट अभी क्योंकि मैं यही चला रहा हूँ तो हम बात कर लेते हैं। तो अभी अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे तो 17 चलो कंपनी का क्लेम है, रियलिस्टिकली अगर आप बात करो तो आप ऑन एंड एवरेज अगर आप ढंग से चलाएंगे, आराम से चलाएंगे तो 15 kmpl ऑन एवरेज आप निकाल सकते हैं। हालांकि अभी आपको दिखा रहा होगा 11.7 इतना कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस गाड़ी का AC ऑन करके शूट भी कई बार हम करते हैं तो उस वजह से थोड़ा कम हो जाता है, बट ऑन एंड एवरेज अभी देखोगे आप 11.9 ऑलरेडी दिखाने लगा है, तो ईजिली आई एम होपिंग कि 15 kmpl ये आपको आसानी से दे देगा। सो दैट्स इट पीपल ऑन द निसान मैग्नाइट। निसान का फाइनली एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट और एक सीरियस अटेम्प्ट भारत में, मतलब बहुत लंबे टाइम से हम देख रहे हैं हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, ये मुझे लगता है एक ज़्यादा सीरियस और एक ज़्यादा जेन्युइन अटेम्प्ट है। अब ये सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसका जवाब तो एक्चुअली फ्यूचर ही देगा। मैं सिर्फ आपको एज अ प्रोडक्ट बता सकता हूँ कि बहुत कुछ खास बात है इसमें, बहुत सारे फीचर्स ये लेकर आई है और एक सही प्राइसिंग के साथ में डेफिनेटली इसको सही बायर्स मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।